हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल के अंदर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 23 में मोस्ट वेलकम। तो आज हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर क्या देखेंगे। चले हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन को पढ़ा था और उसकी स्टेजेस को हमने डिस्कस किया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और बड़े ही अच्छे तरीके से हमने इसको क्लियर किया था और आई होप सो कि अभी तक आप वो लेक्चर देख चुके होंगे और आपको अच्छे से वो समझ आ भी चुका होगा। और अगर नहीं समझ आया है तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आज का लेक्चर देखने के बाद आप उस लेक्चर को क्लियर कर सकते हैं। ये दोनों लेक्चर इंटरलिंक नहीं है। आज का लेक्चर नंबर 23 अपना एक इंडिपेंडेंट वजूद भी रखता है। तो चलें आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं SRS, क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। दैट मीन्स कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कैसे किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को किस तरीके से लिखा जाता है। वो कौन सा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर की जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप बनाने जा रहे हो उसको आप किस तरीके से लिखोगे। और ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो टॉप 2, 3 और 4 वीडियोस के अंदर ही मेरी वीडियो आपको नजर आ जाएगी और बहुत डिटेल में उसको मैंने डिफाइन किया है। लेकिन क्योंकि अब इस कोर्स के अंदर सीक्वेंस में ये चीज आ रही है तो मैं दोबारा इसको डिफाइन कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसी लेवल पे जाके इसको डिफाइन करूं और वही एग्जांपल्स जो मैंने उस वीडियो में यूज की हैं मैं यहाँ पे भी यूज करूंगा। 16 से 17 मिनट की वो वीडियो है। आप ये वीडियो भी देखें और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को भी देखें क्योंकि वो मेरी सबसे ज्यादा यूट्यूब पे सबसे ज्यादा फेमस होने वाली वीडियो है। तो चलें हम आगे चलते हैं। तो हम देखें तो अगर हम अभी तक की कोर्स के पूरी की पूरी डिटेल को देखें तो हम कहाँ पहुंच चुके हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे थे क्योंकि यही वो प्रोसेस है जिसके अंदर से हम गो थ्रू करके गुजर के सारी की सारी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हैं किसी भी प्रोसेस की। तो सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट एलोकेशन की स्टेज को बड़ी ही डिटेल में देखा और अच्छे तरीके से समझा। उसको कंप्लीट करके हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड नेगोशिएशन की जब स्टेज पे आए तो वहां पर हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस के स्टेज को अलग से देखा और नेगोशिएशन को इससे पीछे वाले लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से समझा। यहां तक हम पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके थे। आज के लेक्चर के अंदर हम आ गए हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे यानी कि SRS के ऊपर। तो यही वो स्टेज होती है जब आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करते हो तो आपका एक डॉक्यूमेंट भी जनरेट होता है जो कि आपको इस पॉइंट के नीचे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के नाम से लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। और इसके बाद आप रिक्वायरमेंट वैलिडेशन की तरफ चले जाते हो और वहां से जो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट फाइनली जनरेट होता है वो एग्रीड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यानी कि वो ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनके ऊपर अब आप फर्दर काम शुरू कर देते हो। आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर से बाहर आ जाते हो। तो उन चीजों को भी हम देखेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है जैसे मैंने आपको बताया वो क्या है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती क्या है वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन हम थोड़ा इसको फॉर्मल वे में भी देख लेते हैं। अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट कैप्चर्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट हाउ द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है। कैसे डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि डेफिनेटली जब आप SRS रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करते हो, वो रिक्वायरमेंट्स लिखते हो तो कहाँ लिखोगे, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी पेज पे लिखोगे और उन पेजेस से क्या जनरेट हो जाएगा, SRS डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा। तो वो ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है कि सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब वो डिस्क्रिप्शन क्यों लिखा गया है, क्योंकि उसके अंदर रिक्वायरमेंट सारी की सारी लिखी होती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स ही तो सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिप्शन होती हैं कि सॉफ्टवेयर ये काम करेगा। इट इज यूजुअली साइंड ऑफ एट द एंड ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेस। ये इसको एंड पे बिल्कुल जाकर जब आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के एंड पे जा रहे होते हो तो उस वक्त इसको आपको साइन ऑफ कर देते हो और इसको कहते हो आपकी ये फाइनल है और अब आप इस पे आगे काम शुरू कर दो। लेकिन द पॉइंट इज कि मैंने अभी पीछे वाले स्टेज पे आपको ये कहा था कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बाद रिक्वायरमेंट वैलिडेशन होती है। तो उसके बाद अब वहां पे मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फाइनल है, तो इसका आपस में क्या ताल्लुक है। सो द पॉइंट इज कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आप रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हो, लिखते हो कहाँ, कुछ पेजेस पे। उन पेजेस को आप कह देते हो कि ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है। अब वहां पर डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है कि जो रिक्वायरमेंट SRS जो होता है वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है उस सॉफ्टवेयर की जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हो। दैट मीन्स कि वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट एक डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है तो वो उन रिक्वायरमेंट्स को क्या कह दिया जाता है कि डिस्क्रिप्शन है। इन अदर वर्ड्स उस सॉफ्टवेयर की जो आप बनाने जा रहे हो। अब ये फाइनल डॉक्यूमेंट ही होता है, लेकिन ये साइन इसको एज अ फाइनल साइन उस वक्त किया जाता है जब ये इससे अगले स्टेज यानी कि रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के अंदर से गो थ्रू
हो चुका होता है। लेकिन क्या है, द पॉइंट इज कि उस स्टेज में से ये गो थ्रू जरूर होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट स्टिल यही फाइनल होगा। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन का कोई और फर्दर डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं होने वाला। अब हम आगे चल के देखते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं ज्यादातर आपको थ्योरी के ऊपर स्टैंड नहीं करवाऊंगा, मैं इसमें यहाँ पर आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह बताकर और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट आपको एक रियल टाइम एसआरएस पे ले जाऊंगा और वो एसआरएस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिखाऊंगा कि ये एसआरएस है और इसके अंदर देखें ये सारी की सारी चीजें किस तरीके से डिफाइन कर दी गई हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि वो आपको उसी एसआरएस का डाउनलोड लिंक भी आपको अवेलेबल हो जाएगा ताकि आप उसको डाउनलोड करके अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। प्लस ये स्लाइड्स तो आपको मिल ही जानी है, आपको पता है कि वो ग्रुप है हमारा जहाँ पे ये सारी की सारी स्लाइड्स शेयर हो रही होती हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है एक अच्छी एसआरएस की? सबसे पहली बात कि करेक्ट होनी चाहिए। डेफिनेटली इस चीज को मैं क्या डिफाइन करूं, एक अच्छी एसआरएस वही होगी जो कि मुकम्मल तौर पे ठीक होगी। करेक्ट मतलब ठीक होना। तो उसके बाद कंप्लीट होना मींस ये कि आपका सॉफ्टवेयर, जो आप उस सॉफ्टवेयर से जो बनेगा फ्यूचर में, आप उससे जो जो चीज एक्सपेक्ट करते हो कि उसमें ये चीजें होनी चाहिए, ये फीचर्स होने चाहिए, उन सब की कंप्लीट डिटेल एसआरएस में होनी चाहिए। अगर आपके सॉफ्टवेयर में 10 फीचर्स होने वाले हैं और 9 की या 8 की डिटेल है लेकिन 2 की आपने नहीं रखी, शायद ये सोचकर कि इनको क्या लिखेंगे तो प्री अंडरस्टूड है, ये तो होगा ही होगा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट मीन ईच एंड एवरीथिंग ए टू जी। अच्छा, इसके बाद मॉडिफाइएबल। अब मॉडिफाइएबल का क्या मतलब? इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ड में लिखो ताकि अगर कोई गलती हो जाए तो उसको दोबारा बैक स्पेस मार के तो डिलीट करके दोबारा रिकम्पोज कर लो, पीडीएफ वर्जन ना जनरेट करो। मॉडिफाइएबल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मॉडिफाइएबल का मतलब ये है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर हम रिक्वायरमेंट में एसआरएस लेवल पे भी जाके कुछ किसी हद तक कुछ चेंजिंग करना चाहें तो वो इजीली हो जाए। ऐसा ना हो कि आप अटक जाओ, आप स्टक हो जाओ, फंस जाओ कि जी अगर यहाँ पे चेंजिंग की तो वहां भी करनी पड़ेगी, वहां भी करनी पड़ेगी, वहां भी करनी पड़ेगी, यानी कि चीजें इंटरलिंक ना हो एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा कि हमारे लिए चेंजिंग करना अजाब हो जाए। डेफिनेटली कुछ हद तक तो इंटरलिंकेज होती ही है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इजीली मॉडिफाइएबल होना चाहिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरीफाइएबल होना चाहिए। इस स्टेज पे वेरीफाइएबल का पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। अक्सर ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जाता है कि एसआरएस डॉक्यूमेंट वेरीफाइएबल होने से क्या मतलब है। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट वेरीफाइएबल होना चाहिए। दैट मींस कि जो आप डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहे हो एसआरएस का, उसकी बेस पे आपको पता है कि वो फाइनल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी की सारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, उसी की बेस पे आपका सॉफ्टवेयर बनना चाहिए। ठीक है, तो उसकी बेस पे जब आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी फीचर्स आए हैं कहाँ से आए हैं, वहीं से आए हैं एसआरएस के अंदर से। तो वो फीचर्स वापस अगर आप बैक ट्रैक करो तो वो वेरीफाई हो सकें। मींस ये कि देखा जा सके कि जी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर ये फीचर है तो ये कहाँ से आया, ये जनाब अली इस वाली रिक्वायरमेंट से आया, एसआरएस में आप जाके देख लो। मींस ये कि हम हर मौजूद फीचर को वापस हम वेरीफाई कर सकें एसआरएस के अंदर से, क्या ये वाकई लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था। अब वो कब कैसे हो सकेगा? फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन लिख दी और उस एक लाइन को आपने क्या किया कि बड़ा इस तरीके से लिखा कि उसके अंदर 2 से 3 फीचर्स कवर हो रहे थे। अब आप प्रोग्रामर से या सॉफ्टवेयर डेवलपर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यही 2 से 3 फीचर जो इसके अंदर मैंने बताए ये पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर में आ जाएं। वो भी समझ गया, उसने भी वो सारे के सारे फीचर डाल दिए। अब लेकिन जब कल आप वेरीफाई करने लगोगे तो आप क्या डिस्क्रिप्शन दोगे कि ये जो फीचर है फीचर नंबर 1 ये भी रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर से ही निकला है। फिर आप आपसे कोई पूछता है कि फीचर नंबर 2 कहाँ से आया, आप बोलोगे ये भी रिक्वायरमेंट 1 में से ही निकला है। फिर कोई पूछता है आपसे कि फीचर नंबर 3 कहाँ से आया, जी इसकी डिटेल भी हमने रिक्वायरमेंट 1 में ही दी थी। क्यों ऐसा क्यों? आपकी सारी चीजें एक ही जगह लिंक क्यों हो रही हैं? जब आपके फीचर्स 3 अलग अलग हैं तो उन 3 फीचर्स को आपने एसआरएस में क्यों नहीं अलग अलग एज अ रिक्वायरमेंट लिखा? ठीक है, सो द पॉइंट इज कि हर फीचर जो कि आपके सॉफ्टवेयर में मौजूद है वो कहीं ना कहीं वापस रिवर्स आके एसआरएस के अंदर से वेरीफाई हो सके कि जी देखो ये चीज हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है तो यहाँ पे हमने इसका बताया भी था कि ये चीज होगी। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी वेरीफाइएबल फ्रॉम एसआरएस। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो अब आगे जो बेसिक चीजें थी वो तो मैंने बता दी हैं। अब मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में एक एसआरएस दिखा देता हूँ, चीजें आपको वहां से ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो सकेंगी। तो ये एसआरएस है और इसको स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हो, जिसके लिए एसआरएस आप बनाने जा रहे हो, उसका नाम आप लिखोगे। प्रोजेक्ट टाइटल में मैंने लिख दिया वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम। कुछ सॉफ्टवेयर है
जिसका नाम क्या है, वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम, उसकी SRS है ये, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी तक मुझे क्या पता है, सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि कोई सॉफ्टवेयर है जिसका नाम ये है। अब वो सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी का है, एंड्रॉयड है, iOS पे चलेगा, मैक पे चलेगा, कहाँ चलेगा कुछ पता नहीं। कैटेगरी में आया, सेकंड नंबर पे फौरन मुझे क्लियर हो गया कि वेब एप्लीकेशन, दैट मींस कि ये ब्राउजर पे चलेगा, यानी कि कोई एक वेबसाइट टाइप की चीज है ये, ओके। अब इसके बाद पर्पस का क्या मतलब होता है, मकसद। आपने क्या किया कि एक पर्पस के अंदर सबसे पहले तो ये डिफाइन कर दिया कि इस सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों है, ठीक है। अब डेफिनेटली आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप उसको यही बताओगे ना कि उसका नाम क्या है और उसका मकसद क्या है, कि हम ये क्यों करना चाहते हैं। ये चीज जब आप बताओगे तभी आगे वाले को क्लियर होगा कि हाँ यार ये वाकई जरूरी है या नहीं है। अच्छा, इसके बाद स्कोप, ठीक है, यानी कि ये कितना एरिया कवर करेगा और कहाँ कहाँ काम करेगा। इसके बनाने के पीछे, जैसे आप ये कहते हो कि यार आप अपनी डिग्री की बात कर लो, आप अगर कोई भी डिग्री कर रहे हो तो आपसे अक्सर लोग पूछते हैं कि यार आपकी डिग्री का क्या स्कोप है, फिर आप उसके बारे में बताते हो अपनी डिग्री के बारे में, तो आपको सामने वाले बंदे को आप क्लियर कर पाते हो कि यार ये स्कोप है इस डिग्री का, मतलब ये काम कर सकता है ये, ठीक है। तो अब क्या डॉक्टर के MBBS की डिग्री में IT का स्कोप है, डेफिनेटली नहीं है। आप MBBS वाला कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं सॉफ्टवेयर भी बना सकता हूँ, क्यों, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बनाना MBBS के स्कोप से बाहर हो जाता है और IT के स्कोप में आ जाता है। इसी तरीके से आपने अपने सॉफ्टवेयर जो आप बनाने जा रहे हो उसके स्कोप को डिफाइन करना है। फर्दर आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि क्या स्कोप है, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन, अब आप आ जाते हो इंट्रोडक्शन की तरफ, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस तो करवाते हो, लेकिन इसके अंदर आपके पास कुछ सब कैटेगरीज होती हैं। एक सब कैटेगरी आपकी पहली है एग्जिस्टिंग सिस्टम। अच्छा, अब देखो, आप एक चीज माइंड में हमेशा रखो कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो तो किसी काम के लिए बनाने जा रहे हो। अब डेफिनेटली वो काम पहले से हो रहा होगा, शायद किसी मैनुअल स्टेज पे हो रहा होगा, किसी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को यूज करके हो रहा होगा, शायद कोई एक्सेस की शीटों पे हो रहा होगा, शायद हैंड रिटन हो रहा होगा, बट द पॉइंट इज कि वो काम हो जरूर रहा होगा। और वो काम अब ज्यादा क्योंकि बढ़ता चला जा रहा होगा तो इसलिए ही उसी के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी होगी। तो आप जिस सिस्टम के लिए या फिर जो पूरा का पूरा काम हो रहा है और जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपने उसको डिफाइन करना है। मीन्स ये कि अगर आपकी SRS अगर कोई पढ़ रहा है तो उस पढ़ने वाले को ये तो पता चले कि चीज क्या थी जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनने वाला है, तभी उस सॉफ्टवेयर की समझ आएगी ना। तो आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डिफाइन करना है। ये देखें, एक एग्जिस्टिंग सिस्टम जो वहां पर था वो जो है मुकम्मल तौर पर डिफाइन किया गया है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या थे, उसमें प्रॉब्लम्स क्या थी जिसकी वजह से हमें इस सिस्टम को बनाने की जरूरत पड़ी जो हम बनाने जा रहे हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम लिखी गई है। और वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को बताने के बाद इंट्रोडक्शन की सेकंड कैटेगरी में आपके पास आ गया प्रपोज सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम जो कि आप उस एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए बनाने वाले हो और उसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं और वो किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेंगी, वो आपने यहाँ लिख देना है। फिर वर्चुअल क्लासरूम के सिस्टम की स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, आपने सारे लिखे। उसके बाद आप आ जाते हो अपने रिक्वायरमेंट्स वाले सेक्शन की तरफ, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है, पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, वो तमाम फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो कि आपका सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाला है आप यहाँ पे लिखेंगे। हम जिस सॉफ्टवेयर की एग्जांपल लेके चल रहे हैं ये देख लें, उन सब के बारे में हमने यहाँ पर उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट सारी की सारी लिख दी। अब ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं मैं ये यहाँ पर नहीं बताने वाला। अगर आप SRS की स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो डेफिनेटली आपने हमारी वो लेक्चर्स तो देख ही लिए होंगे जिसके अंदर मैंने फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और अगर आपने नहीं भी देखे हैं तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वाली वीडियो का लिंक जो है वो मैं डाल दूं। अच्छा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट मैंने सारी की सारी लिखी, उसके बाद में आ गया नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ, ठीक है। तो मैंने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी डिफाइन किया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, सॉफ्टवेयर टूल्स, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर टूल्स कौन से लिखे मैंने यहाँ पर, अगर आप देखें तो डेटाबेस सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर 2012, मींस ये कि मैं ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहा हूं इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लाइंट यानी कि जहां पे चलेगा, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर रख लो या कोई भी वेब ब्राउजर, क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन है। उसके बाद डेवलपमेंट टूल के अंदर और क्या चीज आ रही है जनाब अली, विजुअल स्टूडियो 2013, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको बनाने के लिए कौन सी यूज करने वाला हूँ, C#.net। इन शॉर्ट, डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टूल्स थे
डेटाबेस के अंदर कौन सी डेटाबेस है, आईडी कौन सा यूज करने वाले हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज करने वाले हो, चलेगा कहाँ पर, वो सारी की सारी आपने चीजें यहाँ पर मेंशन कर देनी है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाते हो डिप्लॉयमेंट पे। तो डिप्लॉय कहाँ पर हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर विंडोज 8, लिनक्स, यूनिक्स, किसी पे भी आप इसको चला सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी वो डिटेल लिख दी कि जहां जहां आप इसको रन कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली ये एक बेस्ड है, ये किसके ऊपर, आपके ब्राउजर बेस्ड है। तो आप ब्राउजर बेस्ड की वेब एप्लीकेशन को किसी भी चीज पे ओपन कर सकते हो, ये कोई इशू नहीं होता। सैम जैसे अगर आप दूसरी तरफ जाकर देखते हो तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि मैक का सॉफ्टवेयर आपके विंडोज पे चले, बट द पॉइंट इज कि एक ऐसी वेबसाइट जो कि विंडोज पे ओपन हो रही है वो मैक पे भी होती है, विंडोज वेबसाइट का कोई ऐसा इशू नहीं होता। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाती है हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब प्रोसेसर इंटेल कोर i5, ठीक है, रैम 4GB और हार्ड डिस्क 640 TB। ओके, द पॉइंट इज कि TB क्यों लिखा हुआ है, डजंट मैटर। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जिस पीसी पे आप बना रहे हो आपने उसी की स्पेसिफिकेशन लिखनी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी हार्ड डिस्क 640 TB है। इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि SRS में पहले भी सिखा चुका हूं अपनी दूसरी वीडियो की जो सीरीज है उसके अंदर, तो उसके ऊपर काफी ज्यादा पॉइंट आउट किया गया था कि TB 640 TB क्यों लिख दिया, इस चीज को छोड़ दें, क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया। द पॉइंट इज कि आपने हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन वो लिख दी क्यों, जो आप जिस पीसी पे आप बनाने जा रहे हो उसकी हार्ड डिस्क 640 GB है, 640 TB है या फिर 500 GB है, जो भी है आप वो लिख दो। अब वो क्यों लिखो, इसकी वजह यह है कि जब आप बीइंग ए स्टूडेंट, मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं कि जब आप बीइंग ए स्टूडेंट आप जब अपना प्रोजेक्ट जो है जाते हो अपने किसी भी पैनल के सामने ले जाकर, तो आप हमेशा हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन वही लिखते हो जो आपके अपने पीसी की है, क्योंकि आपने बहुत सारे पीसीस के ऊपर जाके उसको रन करके नहीं देखा हुआ होता। तो आप ये बताते हो कि ये हमारी स्पेसिफिकेशन है, तो इसके ऊपर तो ये प्रोजेक्ट सही से काम करेगा ही करेगा। ठीक है, और इससे फर्दर आप देख सकते हो और इससे डाउन जब आप टेस्टिंग करोगे तो आप चेक कर लोगे। लेकिन इनिशियली जब आप SRS लिख रहे हो तो आप कोशिश ये करो कि आप अपने पीसी की रिक्वायरमेंट जो जिस पे आप डेवलप करके उसको चलाने वाले हो उसके बारे में आप लिख दो। मैं फिर कहूंगा कमेंट में आकर ये गलती पॉइंट आउट करना मत शुरू कर देना कि 640 TB क्यों लिख दिया, मैं TB लिखूं, GB लिखूं, MB लिखूं, डजंट मैटर। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन को क्लियर करना जो है मकसद था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दैट्स इट, ये थी आपकी SRS और आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी और बनाना भी सही से आ गया होगा। तो अब ये है कि इस वीडियो को जो है आप लाइक करें, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करें, और यही SRS आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का जो लेक्चर है उसकी वीडियो भी आपको वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ग्रुप है जिसके अंदर ये सारी चीजें शेयर हो रही होती हैं, उस ग्रुप का लिंक भी आपको इसी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और ये सारी चीजें डाउनलोड करें, सीखें और दूसरों को भी इनवाइट करके उनको भी जो है उनके साथ भी ये नॉलेज शेयर करें। तो दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।